दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और साइड में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, आपके सामने आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और ये पर्टिकुलर वीडियो होगी 11th क्लास के लिए। और अपने लोग ऑलरेडी बिल्कुल एंड में हैं मोशन स्ट्रेट लाइन के। बस एक या दो वीडियोस और अपलोड करनी पड़ेंगी और आपका ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा करवाए जाएंगे। इसमें आप लोग पढ़ोगे वैक्टर्स के बारे में, टेंसर क्वांटिटीज के बारे में, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है, वेक्टर्स का बेसिकली वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह से फॉलो करता है, इन सब के बारे में। और साथ में साथ आप पढ़ोगे यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर जो 3 डायमेंशंस में होते हैं, एक्स वाई और जेड, उनके बारे में भी आप इसी में स्टडी करोगे। तो पहला कॉपी को प्लीज होल्ड करिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ऐसा ना हो कुछ आपका रह जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अलग टॉपिक के साथ जो कि है टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपने पेन और कॉपी होल्ड कर लिया होगा, ठीक है। इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट आल्सो टेल्स अबाउट द प्लेन इन विच इट इज एक्टिंग। स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है? जस्ट मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, दो होती है। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? इट इज अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड, which has a direction and which also tells about the plane in which it is acting, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर क्वांटिटी को नाम दिया जाता है टेंसर क्वांटिटी, ठीक। एक चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसके एग्जांपल्स जो पूछे जाते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन आगे आ जाएगा, विच आर द फॉलोइंग इज अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो जितने भी एग्जांपल्स है आपको याद करने हैं, तीन चार मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लिख सकते हो टेंसर क्वांटिटी में। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेंसर क्वांटिटी। चार आपको फिजिकल क्वांटिटीज गिवन होगी, वहां पर उनमें से एक चूज करनी होगी। तो अगर आपको एग्जांपल्स के बारे में पता होगा, ऑटोमेटिकली यू कैन जज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ 3 डायमेंशंस की। ये बड़ा इतना टॉपिक है, आप सोचो कि पता नहीं क्या करवाने वाले थे। आपको बताना जरूरी था कि टेंसर क्वांटिटी भी होती है, वेक्टर होता है, स्केलर होता है। किसी और के मुंह से सुनते हैं, अरे हमारे टीचर ने तो कुछ कराया ही नहीं, तो इसलिए मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर मैं ऑलरेडी पहली ही वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। बट वो बताया था मैंने 2 डायमेंशन में, एक्स और वाई के अलावा। अगर आपका कोई पर्टिकुलर एक वेक्टर है, वो लाई कर रहा है किसी एक्स वाई प्लेन में, अगर वो 2 डायमेंशनल वेक्टर था, तो उसका रेजोल्यूशन अपने लोगों ने कर लिया था एक एक्स एक्सेस में और एक वाई एक्सेस में। बट अगर बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस, तो थोड़ा सा हटके है, बट घबराने की बात नहीं है, इजी कर लेंगे। जैसे मैं बात करता हूं, ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल है, ठीक है, एक्स वाई और जेड। ये आपने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया ए नाम का, दिस इज योर ए वेक्टर, ठीक है। ये जो ए वेक्टर है ये एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है किसके साथ? एक्स के साथ। बीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? वाई के साथ। और ये गामा एंगल बना रहा है किसके साथ? जेड के साथ, ठीक है। तो अगर अब इसका आप रेजोल्यूशन करना चाहो तो जाहिर सी बात है, ए के 2 कंपोनेंट्स होंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, ए के 2 कंपोनेंट्स होंगे वाई एक्सिस के अलोंग, और सिमिलरली ऐसे होंगे जेड एक्सिस के अलोंग। आपको एक चीज मैंने बता दी है, जिसके साथ एंगल बनता है उसके अलोंग जाता है cos थीटा वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पर ए वेक्टर का एंगल अल्फा बन रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसका मतलब ए का कौन सा हिस्सा जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग? तो ए एक्स विल बी इक्वल टू ए cos अल्फा। ये आपको बता रखा है पहले से ही कि जो पर्टिकुलर क्वालिटी का एंगल जिस पर्टिकुलर डायमेंशन के साथ बनता है, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट कौन सा माना जाता है? cos थीटा वाला। तो यहाँ पर अल्फा एंगल ए का बन रहा है एक्स एक्सेस के अलोंग, तो एक्स एक्सेस का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? ए cos अल्फा। तो उसको नाम क्या दे दिया? ए एक्स। सिमिलरली ए का एक कंपोनेंट जा रहा होगा वाई के अलोंग भी, तो उसको आप नाम क्या दे सकते हो? ए वाई, ठीक है। होगा क्या? ए cos
गामा। सिमिलरली आपके पास है एक z एक्सेस का कंपोनेंट भी, तो ए जेड विल बी इक्वल टू ए कॉस, या गामा नहीं, ये बीटा होना चाहिए था, ठीक है, बीटा, और ये हो गया आपके पास गामा। तो सिमिलरली आपके पास ए एक्स कंपोनेंट है, ए वाई कंपोनेंट है और ए जेड कंपोनेंट है, ठीक है। अब इस ए का अगर आप रिजल्टेंट देखना चाहो तो ध्यान से देखो, अगर एक पर्टिकुलर वेक्टर यहाँ से कोने से निकल के आता है, ठीक है, तो उसका एक कंपोनेंट एक्स, ए एक्स जा रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक जा रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक जा रहा है जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या बनेगा, तो ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, जैसे अपने लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में जो 2 डायमेंशंस में पढ़ा था, तो उसमें अपने लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है, दोनों पर्टिकुलर वेक्टर्स को क्या करते थे आप लोगों ने, उसका स्क्वायर करा और उनको ऐड कर दिया, उसको फिर निकाल दिया रूट। बट जब उसका रेजोल्यूशन 3 हिस्सों में हो रहा है तो आपने क्या करना है, तीनों का स्क्वायर करके तीनों को ऐड कर देना और फिर उसका निकाल देना है रूट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए एक्स की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो एक्स की वैल्यू कितनी है, ए कॉस अल्फा, तो ए कॉस अल्फा का बन जाता है ये होल स्क्वायर प्लस ए वाई की अगर आप वैल्यू पुट करो तो ए वाई की वैल्यू कितनी है, ए कॉस बीटा, ठीक है, तो इसका भी होल स्क्वायर बन जाता है। और सिमिलरली ए जेड की वैल्यू कितनी है, ए कॉस गामा, इसको भी आप पुट कर सकते हो, तो ए कॉस गामा का बन जाता है ये होल स्क्वायर, ठीक। अब ए स्क्वायर यहाँ पर, ए स्क्वायर यहाँ पर, ए स्क्वायर यहाँ पर, तो इन सारे ए स्क्वायर्स को आप कॉमन लेके बाहर ला सकते हो, तो क्या मिल जाएगा, ए विल बी इक्वल टू ए अंडर रूट में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो इधर ए से कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, तो 1 का स्क्वायर अगर आप करते हो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो वो 1 ही रहेगा, तो फॉर्मूला आपके पास आ जाता है ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस में आपका एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस आपको समझ में आ गया होगा। इसमें फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा, अगर आपको कंपोनेंट्स निकालने हैं ये फॉर्मूला, रिजल्टेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला, और एंगल्स पता करने हैं, कोई दो एंगल्स गिवन है और तीसरा एंगल आपको पता करना है। सपोज एंगल्स 30 डिग्री और 60 डिग्री बना रहा है एक्स और वाई के साथ, और वो पूछ लेते हैं भाई जेड के साथ एंगल कितना बना रहा है, तो आपके पास ये फॉर्मूला है, आप उसका यूज कर सकते हो। आपको तीनों कंपोनेंट्स गिवन है, ए एक्स की वैल्यू भी गिवन है, ए वाई भी गिवन है, ए जेड भी गिवन है, आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए कह रहे हैं तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है। फिर आपको अगर वो ए की वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, अल्फा की वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप ए एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ए की वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, बीटा की वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप ए वाई निकाल सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप वहां पर पुट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इनके कुछ एप्लीकेशंस के साथ। तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के ऊपर कुछ फिनोमिनास हैं जो डेली लाइफ के ऊपर बेस्ड है, तो वो आपको पता होने चाहिए और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो चलना है उसी को देखिए, ड्राइंग के ऊपर कोई नहीं हंसेगा भाई। इंसान के पैर कम लग रहे हैं बट है इंसान के, ठीक है, समझ लो ये मेरे ही पैर हैं, ऐसे ही है वो टेढ़े मेढ़े से, ठीक। अब अगर आप चलते हो ना, तो अब कुछ सोचिए आपके पर्टिकुलर फीट के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उसको रोकने के लिए, वो कौन सा होगा। दैट्स सी बात है यार, अगर आप चल रहे हो सड़क के ऊपर तो सड़क आपको एक फ्रिक्शनल फोर्स से रोकने की कोशिश करती है ना। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, पीछे की तरफ पुश करते हो ताकि आप आगे की तरफ चल पाओ। ऐसे ही होता है ना, आप पीछे की तरफ पुश करते हो ताकि आप आगे की तरफ चल पाओ। पीछे को पुश होने से कौन रोक रहा है, फ्रिक्शनल, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, आगे की तरफ। तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ। ये आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये लग रहा है आगे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स लगा आगे की तरफ ताकि आप, आपका जो पैर है वो पीछे की तरफ फ्लिप ना करे। यही काम अगर आपने आइस के ऊपर करा होता, ठीक है, तो आप पीछे की तरफ पुश करते तो पैर पीछे की तरफ ही चलाएगा और आप आगे गिर सकते हो, ऐसे कुछ होगा ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वॉकिंग, यू कैन से
ठीक है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो आप चल नहीं पाओगे। फिर आपका दूसरा केस आता है कि जो फोर्स लग रहा है वो किसी एंगल पर लग रहा होगा, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अब अगर किसी एंगल पर आपने फोर्स लगाया था तो ये हो गया एफ कॉस थीटा और ये हो गया एफ साइन थीटा। ठीक, अब जो एफ कॉस थीटा है वो क्या कर रहा है, वो बॉडी को आगे की तरफ लेके जाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो आप जो काम कर पा रहे हो वो किसकी हेल्प से कर पा रहे हो, एफ कॉस थीटा की हेल्प से। आप जो चल पा रहे हो वो किसकी हेल्प से चल पा रहे हो, एफ कॉस थीटा की हेल्प से। ठीक है, तो जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसको पीछे जाने से रोकने के लिए, उतना ही पर्टिकुलर फोर्स आप लगा रहे होगे उसको आगे जाने के लिए भी। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर आपको आगे जाने में हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर जो f है आपने उसका क्या करा, आपने उसका कर दिया रेजोल्यूशन। तो f cos थीटा आगे लेके जाएगा, f cos थीटा पैर को उठाने में हेल्प करेगा, तो आपको पैर को तो उठाना पड़ेगा ना, तो वहां पर वो f sin थीटा का रोल प्ले हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ लॉन रूलर की, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पुशिंग और पुलिंग आ लॉन रूलर। ठीक है, तो किसमें आपको कम काम करना पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर लॉन रूलर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक, और ये उसका एक हैंडल है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर यह है कि हर पर्टिकुलर फोर्स क्या करता है, एक और फोर्स को भी प्रोड्यूस करता है। ये चीज आप दिमाग में बांध लीजिए, कोई कभी भी यूनिवर्स में सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, देयर इज ऑलवेज एन अपोजिट रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर फोर्स। अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर कोई फोर्स लगाऊंगा तो बोर्ड भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, मैंने बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया, बोर्ड ने वॉल के ऊपर फोर्स लगाया, वॉल ने बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया, फिर बोर्ड ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया। तो इस तरह से क्या है, हर पर्टिकुलर फोर्स का अपोजिट रिएक्शन होता है, और ये किसने बताया था, ये बताया था न्यूटन के लॉ ने। कौन से लॉ ने, थर्ड लॉ ने, एक्शन और रिएक्शन। ये आपने 9th क्लास में स्टडी कर रखा है। तो उसी के कंसेप्ट के बेसिस पर यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर जो रोलर है इसका अच्छा खासा वेट होगा। ठीक है, वेट होने की वजह से उसका एक पर्टिकुलर फोर्स जो mg फोर्स है वो ग्राउंड के ऊपर लग रहा होगा। अब जैसे मैं हूँ यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, अब मैं खड़ा हूँ तो मेरा जो वेट है वो ग्राउंड के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो मेरा वेट है वो इस तरह से क्या है, फोर्स है, वो फोर्स कहाँ लग रहा है, ग्राउंड के ऊपर लग रहा है। ठीक है, उसी सेम टाइम पर ग्राउंड भी क्या कर रहा होगा, फिर मेरे ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाएगा। तो उस पर्टिकुलर फोर्स को अपने लोग नाम क्या दे देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। इसको नाम क्या देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, जो पर्टिकुलर सरफेस आपकी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है। ठीक है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, जस्ट इक्वल और अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर आर की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखें तो क्या होगी, mg के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये आर की वैल्यू mg के बराबर है। अब आपने क्या करा, इस रोलर को पुश करना है और एक केस में पुल करना है। तो पहला केस देखते हैं पुल का। ठीक, आपने क्या करा, इसको पुल करा। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली क्या आएगा कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, ट्रू। तो दूसरा केस होगा पुश का। तो यहां पर पुल के केस में फोर्स आपकी तरफ आप लगा रहे होंगे और पुश के केस में आप फोर्स अवे लगा रहे होंगे। ठीक है, तो जब फोर्स आपने अपनी तरफ लगाया है तो इस फोर्स के बन जाएंगे दो कंपोनेंट्स। अब डिपेंड करता है आपने एंगल किसके साथ लिया है। आपने सपोज एंगल लिया है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये हो गया थीटा। ठीक है, तो इस केस में आपको फोर्स दिख रहा होगा, फोर्स के बन गया दो कंपोनेंट्स, एक बन गया एफ कॉस थीटा और एक बन गया एफ साइन थीटा। ठीक है, इस केस में आपने फोर्स लगाया तो ये फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना ये थीटा, तो ये हो गया एफ कॉस थीटा और ये हो गया एफ साइन थीटा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर वेट की, तो वेट नीचे की तरफ लगेगा इस केस में भी और वेट नीचे की तरफ लगेगा इस केस में भी। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन mg की वजह से ऊपर आर, नॉर्मल रिएक्शन आर, ये भी ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है, अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस कर देना है। क्यों, क्योंकि आपके इस पर्टिकुलर रोलर के ऊपर ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ भी फोर्स लग रही है, बट रोलर अपनी वर्टिकल पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वो जहां पर है वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्ड फोर्सेस ने क्या करा होगा, डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करा होगा। तो इस तरह से एफ साइन थीटा प्लस आर शुड बी इक्वल टू व्हाट, mg।
सिमिलरली यहाँ पर भी यही कुछ करना पड़ेगा, तो आर विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। अब जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताना था कि पुलिंग इज इजियर और पुशिंग इज इजियर, तो ये अगला यूनिट जो होगा लॉज ऑफ मोशन, उसमें आएगा फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट। अभी के लिए आपका जो कंसेप्ट था वो ये था कि किस तरह से एक पर्टिकुलर फोर्स के रेजोल्यूशन करे जाते हैं। तो पुलिंग के केस में भी एक फोर्स लगाया, उसका रेजोल्यूशन कर दिया गया दो हिस्सों में, पुशिंग के केस में भी एक फोर्स लगाया, उसका रेजोल्यूशन भी कर दिया गया। ये नॉर्मल रिएक्शन का जो कंसेप्ट है ये भी आपका अगले यूनिट में ही है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो पुलिंग और पुशिंग में किस तरह से रेजोल्यूशन हुआ ये समझ में आ गया होगा। वॉकिंग ऑफ अ मैन में किस तरह से रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर लगा ये भी समझ में आ गया होगा। ये हैं बकायदा दोनों के दोनों टॉपिक्स आपके लॉज ऑफ मोशन में, जहां पर इसकी डीप स्टडी करी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला जो अब पढ़ने जा रहे हैं। रेन वर्सेस मैन। स्कूल जाते समय आप लोग अपने अपने अम्ब्रेलास वगैरह लेके जाते हो, ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने जाते होंगे, है ना। अब जब पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं और कभी कभार जब बारिश हो जाती होगी तो क्या होता है उस दिन, हाँ, आप नहीं भीगते, आपके पापा भीग जाते हैं। नोटिस कराइए, छाता दोनों के ऊपर लगा होता है बट फिर भी आपके पापा भीग जाते हैं, सर वो गाड़ी चला रहे होते इसलिए। हाँ, पॉइंट है भाई, गाड़ी चला रहे थे बट आपने छाता आगे की तरफ क्यों नहीं करा उनको बचाने के लिए, आगे क्यों करना है सर, बारिश तो ऊपर से होती है। हाँ, फिर ऊपर क्यों नहीं करा फिर, है ना। बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं कि बारिश स्लांटी किसी पर्टिकुलर एंगल पर क्यों आ रही होती है। अब भाई बादल ऊपर है, आपके सिर के ऊपर है, बारिश वर्टिकली नीचे क्यों नहीं आ रही है। और जब नीचे आनी चाहिए और आपने अपने अम्ब्रेला को वर्टिकली ऊपर ही रखा हुआ है तो आप भीग कैसे रहे हो, फिर आपके पापा कैसे भीग जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं या नहीं आते हैं, या फिजिक्स ले ली और बस जो सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते जाओ और बस हो जाएगा काम। खुद भी सोचा करो यार, बहुत फायदा होता है सोचने से, दिमाग बढ़ता है कभी कम नहीं होता है। अब आप खुद सोचिए ना, ये एक छोटी सी मोटरसाइकिल, हाँ मोटरसाइकिल ही है, कुछ ऑलमोस्ट समझना इसको। ठीक है, आपके पापा इसको चला रहे थे, आप पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है, बारिश कुछ इस तरह से हो रही थी, ठीक है, आपने अम्ब्रेला उस समय कुछ इस तरह से पकड़ लिया, और जब इस गाड़ी की वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है, घर से निकलने से पहले आपने अम्ब्रेला कुछ इसी तरह से पकड़ा हुआ था ताकि दोनों बचे जाए। अब जैसे ही आपने, आपके पापा ने उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना शुरू करा तो आपने खुद ब खुद उस अम्ब्रेला की डायरेक्शन कुछ इस तरह से कर दी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होने लग गया बारिश कुछ इस एंगल से आ रही है। अब आपको लगा होगा ये तो जादू हो गया यार, हैं, अभी घर से चले थे तो कुछ बारिश ऐसी थी और इस इलाके में आए तो बारिश ऐसे होने लग गई, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या रीजन था भाई बारिश का एंगल को चेंज करना? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जब भी कोई पर्टिकुलर बॉडी अपने मोशन में आती है तो किसी और की पर्टिकुलर वेलोसिटी उसके विद रिस्पेक्ट चेंज हो जाती है। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस। 2D के केस में, अभी तक अपने लोगों ने 1D के केस में पढ़ा था, वही दो ट्रेन, मंकी रनिंग ऑन अ ट्रेन, डॉग रनिंग ऑन अ ट्रेन, है ना। तो वो पर्टिकुलर आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट थे वो 1 डायमेंशन में थे। अब रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट आया वो आया 2 डायमेंशन से, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, मैन इज वॉकिंग इन फ्रंट, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, या रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो बेसिकली इस केस में करना क्या होगा, तो आपको मैंने बताया है जो विद रिस्पेक्ट टू है उसकी जगह क्या यूज करते हैं, माइनस साइन। पिछली वीडियो से अगर आपने देखी ध्यान से तो याद रहेगा आपको, अपने लोगों ने क्या बोला था कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन तो दैट बिकम्स व्हाट, वी आर एम, तो वी आर माइनस वी एम, ये करना होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू की जगह जस्ट माइनस का साइन लगा दीजिए। अब जब रेन नीचे की तरफ थी तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज डाउनवर्ड्स, और मैन आगे की तरफ चल रहा था, दैट इज वी एम। तो आपको बेसिकली चाहिए क्या, आपको चाहिए माइनस का वी एम। तो आप बेसिकली क्या करोगे इस केस में, वी एम का नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे,
तो वीएम का नेगेटिव वेक्टर ले लिया, तो दैट इज मैन का नेगेटिव वेक्टर कहां जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और रेन इज फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए और कितने एंगल पे होल्ड करना चाहिए, ये डायग्राम में आपको बता देगा। कैसे, वी आर नीचे की तरफ गया, ठीक, वीएम अपोजिट डायरेक्शन में गया, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट आएगा आपके पास, ये आएगा वी आर एम का, ठीक। अब इसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या करना है, उस अम्ब्रेला को होल्ड करके रखना है ताकि आप बच सको। तो ऑटोमेटिकली क्या एक्सपीरियंस होगा कि रेन जो है वो किसी इस एंगल पर आपके ऊपर गिर रही थी जब पर्टिकुलर उस वीएम की वेलोसिटी थी। अगर आप खुद नोटिस करना, इस वीएम की वेलोसिटी को जीरो कर देना तो ऑटोमेटिकली आपके इस अम्ब्रेला की डायरेक्शन वर्टिकल हो जाएगी। कैसे, तो मैंने आपको कहा ना, वीएम का नेगेटिव वेक्टर लेना है पहली स्टेप, स्टेप नंबर 1। ऐसे केसेस को सॉल्व करने का स्टेप नंबर 1 क्या है, टेक द नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ वीएम इन डायग्राम। आपने ले लिया वीएम की नेगेटिव वेलोसिटी ले ली, दैट इज माइनस का वीएम, ठीक है। तो ये आपकी स्टेप नंबर 1 है, टेक नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या होगी, स्टेप नंबर 2 होगी प्रोड्यूस वी आर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो आपने क्या करा, वी आर को नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ये होगी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, टेक द रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड माइनस वी एम। तो रिजल्टेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें उसका ये डायगोनल क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ये अगर वी आर है तो ये वी आर हो गया, ये वी एम है तो ये वी एम हो गया। अब आपको बेसिकली क्या पता करना है, ये वी आर एम का रिजल्टेंट जो कि पर्टिकुलर एक एंगल बनाएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा ये एंगल किसके साथ पता करना है। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ भी पता करने के लिए पूछा जा सकता है और वर्टिकल के साथ भी पूछा जा सकता है। अब यहां पर आपके पास जो ये VRM है, ये VR के साथ एंगल अगर थीटा बना रहा है तो VM के साथ एंगल कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या पूछ रहा है कि उस एम्ब्रेला की जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल पूछी जा रही है या विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल पूछी जा रही है, ठीक है। अब ये VRM है, तो ये VRM की अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है तो साफ पता कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम से, जिसको आप रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप एक ट्रायंगल ले लीजिए इसका, ये वाला। तो इसमें आपने क्या करना है, tan थीटा पता करना है। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर VM अपॉन बेस VR। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, VM अपॉन VR। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर आप VM को जीरो कर दो तो ऑटोमेटिकली एंगल भी जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो अगर वीएम को जीरो कर दिया तो थीटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप अगर खड़े हुए एक जगह पर आप एक्सपीरियंस करोगे कि बारिश वर्टिकली ही गिर रही है, वो तो आपकी वेलोसिटी की वजह से है कि उसका एंगल चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस का ही कंसेप्ट है। अब यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू आपने करी वीएम अपॉन वीआर, तो वीएम की वैल्यू कुछ भी होगी तो ऑटोमेटिकली थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बट आपने वीएम को अगर जीरो कर दिया तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने वीएम को जीरो कर दिया तो जीरो अपॉन वीआर बिकम्स जीरो, तो tan थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बट अगर आपने वीएम की वैल्यू को बढ़ाया तो जैसे जैसे वीएम बढ़ेगा वैसे वैसे tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि बाइक को जितना तेज चलाओगे बारिश की बूंदें उतनी ज्यादा आपके फेस की तरफ आके टकराएंगी। नोटिस करते होंगे यार ये लोग, ये चीजें आपने नोटिस करी होंगी जब आपने बाइक वगैरह या स्कूटी वगैरह दौड़ाई होगी बारिश के दौरान, तो ये आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी रखोगे उतना ज्यादा भीगोगे, ये समझ लीजिए। तभी कहा था बारिश में स्कूटी को हल्का चलाओ कम भीगोगे, पर बहुत तेज बारिश होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हल्की बारिश हो रही है तो बस सिर ही भीगेगा और आप बच सकते हो, बट जब आप तेज चला रहे होंगे तो सारी की सारी बारिश आपकी तरफ आएगी और आपके कपड़े इजिली भगा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, अगर आपको ये वीएम की वैल्यू पहले तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी, फिर आपने स्टेप नंबर 2 क्या करा, वीआर को नीचे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 क्या करा, इस पैरेललोग्राम में आपको इस एंगल का अगर पता करना है tan थीटा की वैल्यू वीएम अपॉन वीआर लेनी पड़ेगी और यहाँ से आप इजिली थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। थीटा निकालने के बाद तो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल ये थीटा आता है कि अम्ब्रेला को इस पर्टिकुलर एंगल पर आपको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यही पूछा जाता है कि अम्ब्रेला को विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितने एंगल पर होल्ड करना पड़ेगा, तो बस क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा कर दीजिएगा, आपको एंगल मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा 2D डायमेंशंस में। तो होपफुली ये क्लियर कर दिया मैंने, और अगर नहीं हुआ है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट बहुत है, करना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, ऐसा ना हो आप छोड़ दो इसको कि मजाक मजाक में। तो अगला जो आपका केस है वो है बेसिकली मैन वर्सेस रिवर केस। ठीक है, तो सपोज अगर हम बात करते हैं मैन, जो आपका एक स्विमर है सपोज, ठीक है, उसके केसेस की बात करेंगे कि वो किस तरह से स्विम करेगा एक रिवर में। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस के लिए, अलग अलग कंडीशंस के लिए किस तरह से की कंडीशंस, तो मैं आपको पहले कंडीशंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहली कंडीशन, सपोज ये आपके पास कोई रिवर है, ठीक है, और बंदा एक बैंक पे खड़ा हुआ है, रिवर की एक बैंक बैंक के ऊपर खड़ा हुआ। अब ये कोई वर्थ है उसकी, ठीक है, डी इज द वर्थ ऑफ द पर्टिकुलर रिवर। अब बंदे को स्विम करके दूसरे बैंक की तरफ जाना है, तो दो कंडीशंस अराइज होती हैं यहाँ पर। पहली कंडीशन, तो पहली कंडीशन है कि जब दूसरे एंड की तरफ जाना है तो वो शॉर्टेस्ट टाइम कब लेगा। पहली कंडीशन तो ये होगी कि वो शॉर्टेस्ट टाइम कब ले सकता है। ठीक, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ कब लेगा भाई। ये दूसरी कंडीशन है, शॉर्टेस्ट पाथ कब लेगा। ठीक है, अब ये दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पहली कंडीशन है कि रिवर को क्रॉस करने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम कब लेगा आपका बंदा, तो उसको किधर स्विम करना चाहिए, और शॉर्टेस्ट पाथ कब लेगा तो उसको उस समय किधर स्विम करना चाहिए। तो ये वो एक पर्टिकुलर दूरी है जो बंदे को कवर करनी है। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम की बात करें तो पहली आपको मैं कंडीशन और बता दूं कि अगर जो आपकी रिवर है इसकी एक अपनी वेलोसिटी भी है, तो इसकी अपनी जो वेलोसिटी है वो समथिंग मैं मान लेता हूँ वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, बंदा जिस पर्टिकुलर स्पीड से स्विम कर सकता है उस वेलोसिटी को नाम दे सकते हैं वी एम, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ, अगर पानी रुका हुआ हो तो उस पर्टिकुलर पानी में जो बंदा एक वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर सकता है तो उस वेलोसिटी को नाम दिया हुआ है वी एम, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर या स्टिल रिवर, स्टिल वाटर लिख दीजिए आप। ठीक है, तो ये भी है। अब बंदे को शॉर्टेस्ट टाइम कवर करना है तो वो किधर जाए, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है तो वो किधर जाए। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी चीज है जो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा भाई। रिवर अगर उसको फेवर करती है स्विमर को, तो जाहिर सी बात है वो टाइम शॉर्टेस्ट होगा, है ना। और अगर उसको पाथ शॉर्टेस्ट करना है तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है ना। तो बंदा जब यहां से स्विम करना शुरू करे तो वो सीधा सीधा यहां पहुंचे, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो बंदा अगर डायरेक्टली इधर की तरफ स्विम करना चाहेगा तो क्या जा सकता है डायरेक्टली यहाँ पर ना, क्यों, क्योंकि रिवर की जो अपनी वेलोसिटी है वी आर वो बंदे को समथिंग ही आगे ले जाएगी, तो बंदा कहीं यहाँ जाके निकलेगा इसका मतलब। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो हुआ ही नहीं, बंदे को तो इधर जाना था, बंदे को तो स्ट्रेट यहाँ पर जाके ही निकलना है जब इधर से स्विम करे। तो वो अगर सीधा सीधा स्विम करेगा तो रिवर उसको आगे ले जाएगी, तो समथिंग यहाँ पर आके निकलेगा, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ तो हुआ नहीं। ठीक है, अब जब ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हुआ तो आपका केस रॉन्ग है। अब अगर मैं बात करता हूँ शॉर्टेस्ट टाइम की, तो शॉर्टेस्ट टाइम के केस में बंदा सीधा सीधा स्विम करता है, रिवर उसको फेवर करती है, थोड़ा सा हेल्प करती है, तो बंदा समथिंग यहाँ आके निकल जाता है। जो मैं उस केस में बता रहा था अभी शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, वो इसमें लागू हो जाता है। तो बंदा समथिंग यहाँ पर आके निकलेगा तो उसकी अपनी वेलोसिटी, बंदा गया इधर वी एम वेलोसिटी के साथ, रिवर ले गई उसको आगे वी आर वेलोसिटी के साथ, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी बन जाती है वो बन जाती है वी आर एम। और निकालने का तरीका क्या है, सिंपल, वी एम का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कि Vm की वेलोसिटी अगर आपको गिवन है, Vr की वेलोसिटी गिवन है, तो जिस वेलोसिटी से वो स्विम कर रहा होगा उस रिवर में वो आप पता कर सकते हो, वो Vrm की वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ Vm का स्क्वायर प्लस Vr का स्क्वायर। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए तो ये कंसेप्ट लगेगा कि बंदा सीधा सीधा स्विम करेगा, ठीक है, और रिवर उसको आगे की तरफ फ्लो करवाएगी तो ऑटोमेटिकली कहीं यहाँ पर आके निकल जाएगा। बट अगर बात करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ की, तो बंदा कभी भी अगर स्ट्रेट स्विम करेगा तो वो कभी भी यहाँ पर आके नहीं निकलेगा। ये यहाँ पर आके तभी निकलेगा अगर पानी की वेलोसिटी खुद ब खुद क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब उसको किधर किधर स्विम करना चाहिए, उसको स्विम करना चाहिए इधर की तरफ, पानी ले जाएगा आगे की तरफ। तो ऑटोमेटिकली अगर ये वेलोसिटी है मैन की, ये वेलोसिटी होगी रिवर की, तो यहाँ पर ये कौन सी वेलोसिटी बन जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो दैट इज एम आर।
यहाँ पर भी आपको ये एम आर ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये एम आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये वी एम क्या है, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो वी एम के स्क्वायर में से किसको माइनस कर देना चाहिए, वी आर के स्क्वायर को। तो वी एम आर विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ जाती है, वी एम आर की। तो बंदा स्विम करेगा इधर की तरफ और ऑटोमेटिकली यहाँ पर आके निकल जाएगा। अब दोनों ही केस में पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है ये एंगल कितना बनाएगा भाई, ये एंगल कितना बनाएगा, एक केस तो ये पूछा जाता है। फिर दोनों केस में पूछा जाता है फाइंड द टाइम, टाइम कितना लगा। फिर एक केस में पूछा जाता है टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, ठीक है। अब सारी कंडीशंस की बात करते हुए सबसे पहले इसको पकड़ते हैं शॉर्टेस्ट टाइम वाले को। तो आपके पास वी एम आर की वैल्यू निकल के आती है, तो वी एम आर की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ वी एम का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, ये आ गई वी एम आर की वैल्यू, ये तो आपने निकाल ली, ठीक है। अब अगर बात करते हैं टाइम की, तो टाइम के लिए आपको क्या चाहिए, टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो भाई डिस्टेंस कितना कवर करा, डिस्टेंस ये कवर करा बंदे ने, है ना, डिस्टेंस तो ये कवर करा इस केस में। तो डिस्टेंस अगर आपको पता करना है तो भाई ये गिवन होता है डी, ये डी क्या होता है, ये गिवन होता है। तो आपको ये पता करना होगा एक्स, जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करा। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे पता करोगे, तो आपको लगाना पड़ता है टेन थीटा, ठीक। टेन थीटा लगाऊंगा वेलोसिटी के टर्म्स में, तो मिल जाता है वी आर अपॉन वी एम, दोनों ही गिवन है, वी आर भी गिवन है वी एम भी गिवन है, टेन थीटा निकाल सकता हूँ। और ये अगर मैं डिस्टेंस के टर्म्स में लगाता हूँ टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आती है एक्स अपॉन डी। इसका मतलब मैं दोनों को क्या कर दूं, इक्वेट। तो वी आर अपॉन वी एम विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स अपॉन डी। तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वी आर अपॉन वी एम इंटू डी। तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, मैंने एक्स निकाल लिया, मेरे पास डी था, तो हाइपोटेन्यूज है जो आपके पास सपोज वाई, वो मिल जाएगा। तो वाई की वैल्यू y अपॉन वेलोसिटी वी एम आर, तो y की वेलोसिटी, y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, y विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी वी एम आर कितना, अंडर रूट ऑफ वी एम का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। तो ये आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से शॉर्टेस्ट टाइम कितना हुआ, वो समथिंग कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर करा, डिस्टेंस आपके पास x आपने निकाला, d आपके पास था, तो टोटल डिस्टेंस y जो कवर हुआ वो भी आप निकाल सकते हो। शॉर्टेस्ट पाथ, तो यहां से बंदा चले इधर की तरफ पहुंचे तो किस एंगल से स्विम करेगा, तो यहां से आपको vm की वैल्यू और vr की वैल्यू गिवन है, तो आप लगाते हो sin थीटा की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो आपको अगर एंगल पता करना है तो sin थीटा का यूज करोगे, तो sin थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, vr अपॉन vm। तो इस तरह से आप उसका एंगल पता कर सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पर टाइम की, तो टाइम का फॉर्मूला फिर से डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो भाई डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट यही है, रिवर की डेप्थ जो कि डी गिवन है, ठीक है, तो डिस्टेंस तो डी हो गया। वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी आपको अलग से निकालनी पड़ेगी, तो वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर के स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो इस तरह से आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये खत्म हो जाता है। मैन वर्सेस रिवर के केसेस के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उसकी चिंता मत करना, बट ये जो बेसिक्स है ये आपको समझ में आने चाहिए कि शॉर्टेस्ट टाइम के केस में क्या करना होगा, शॉर्टेस्ट पाथ के केस में क्या करना होगा, रेन वर्सेस मैन के केस में क्या था, वीएम को नेगेटिव लेना पड़ा, वीआर को प्रोड्यूस करना पड़ा, उनके बीच का रिजल्टेंट लेना पड़ा, ये सब केसेस आपको पता होने चाहिए। जितनी तेज से चलाओगे अपनी पर्टिकुलर गाड़ी को, उतनी तेजी से आपके वो एंगल उसकी वेलोसिटी रेन का चेंज होता जाएगा। तो ये जो कुछ केसेस है ये आपको पता होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बस इसके बाद वेक्टर्स का एक लास्ट टॉपिक बचता है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, वो करवाएंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना, थैंक यू सो मच।